हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम अंकित गहलावत है। प्रीलिम स्ट्रेटेजी के टॉपर स्टॉक सेशन के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं तीन तीन रैंक होल्डर्स। मिस्टर कोशिंदर जी, रैंक 588। मिस्टर राठौड़ लखन सिंह जी, रैंक 756। एंड मिस्टर संजय यादव जी, रैंक 811। सो आप तीनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गाइस, एक साथ तीन तीन रैंक होल्डर एक ही साथ एक ही सेशन में बहुत कम बार होता है कि ऐसे जुड़ते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ थ्री हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इन तीनों ने मिलके 10 से ज़्यादा बार प्रीलिम्स क्रैक किया है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन एंड आंसर से, स्टूडेंट्स की क्वेरीज लेने से लेकर। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पैनलिस्ट से आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू अंकित। तो अभी ऐसे करते हैं, सबसे पहले कुछ रिकॉर्डेड क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स ने भेजे हैं वो लेते हैं और उसके बाद में फिर लाइव क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा था भाई कि एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से होने चाहिए और उनको कैसे टैकल करें। तो कोशिंदर बताओ भाई इसके बारे में, उसके बाद राठौड़ भाई से पूछते हैं। Hello everyone, I am Koshinder. I secured 588 rank this year. So, talking about the question about ancient and medieval history, तो अगर हम आजकल ट्रेंड देखें तो एंशियंट हिस्ट्री के ट्यूशंस बढ़ रहे हैं। इवन द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन आवर एंशियंट हिस्ट्री एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर। तो हम इससे ये डिड्यूस कर सकते हैं कि आने वाले समय में यूपीएससी इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो व्हाट आई फॉलोड इज 11th क्लास की पुरानी वाली एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा। तो मैंने वही एक सोर्स फॉलो किया था। हालांकि few teachers recommend A.L. बसम द वंडर दैट वाज इंडिया। ये किताब ए एल बसम की, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि उनसे डायरेक्ट ट्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही बल्कि बुक अपने आप में। एंड एक बार अगर हम पढ़ भी लें और उसका रिवीजन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई वोंट सजेस्ट, अगर आप करना चाहें तो वो बुक भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो किया हर अटेम्प्ट में, एंड दैट वाज 11th क्लास की पुरानी वाली एनसीईआरटी, दैट इज आर एस शर्मा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। सिमिलरली फॉर मिडिवल हिस्ट्री, पीपल से यूपीएससी डोंट आस्क क्वेश्चन, बट आजकल आने लग गए हैं। चाहे वो हम आर्ट एंड कल्चर में जोड़े उनको, या फिर हम उनको मिडिवल का पार्ट कंसिडर करें, पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल आने लग गए। तो उसके लिए भी मैंने 11th क्लास की पुरानी वाली एनसीईआरटी बाई सतीश चंद्रा वही फॉलो करी हर बार। तो यही मैंने फॉलो किया था और यही मैं सजेस्ट करूंगा। तो भी एक क्वेश्चन ये आया था कि इकोनॉमिक्स के सोर्सेज जो है कोशिंदर, उसके बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, क्योंकि 11th क्लास का जो एनसीईआरटी का 12th क्लास का जो एनसीईआरटी का एक बुक का वो सिर्फ 8 चैप्टर है, उसके अलावा ऐसा कौन सा सोर्स है जो फॉलो कर सकते हैं बच्चे, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए बच्चों को। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इफ वी एनालाइज द ट्रेंड या फिर पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखें तो उससे ये आइडिया लगता है कि जो करंट में जो न्यूज चल रही है, एक तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई नई पॉलिसी ला दी आरबीआई ने या कोई नई इंडेक्स आ गया तो किसने लॉन्च किया या फिर किस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाइंड। तो एक तो इस टाइप की क्वेश्चन है जो करंट, प्योरली करंट बेस्ड है। सेकंड, जो टॉपिक करंट में रहा उनसे इंस्पायर होकर स्टैटिक से पूछ लिया। थर्ड, बिल्कुल प्योरली स्टैटिक, ना वो करंट में रहा ना कोई वो उतना ज्यादा टॉपिक रेलिवेंट था, लेकिन फिर भी पूछ लिया। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली इकोनॉमिक्स से पूछते हैं। तो मैंने मृणाल सर के वीडियो देखे थे, तो वो मेरा बेस लेक्चर्स थे, और वो शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां से मैंने देखे थे। उसके बाद में उनके हैंडआउट्स आते हैं, तो वो मैंने पढ़े थे। इसके अलावा बहुत बार वो बल्कि हो जाते हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने ला एक्सीलेंस नाम की एक कोचिंग है, उसकी पीडीएफ आती है रैपिड रिकॉर्नर नाम से, तो नियर अबाउट 70-80 पेजेस होते हैं, उसमें स्टैटिक कवर करते हैं एंड दे आर स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स ओनली। तो मैंने वो सब सोर्स फॉलो किया था और मैंने यही सिर्फ सोर्स फॉलो करके हर बार मैंने इसी से अटेम्प्ट किए। तो टॉकिंग वेरी अबाउट वेरी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर के लिए मैंने विजन आईएएस की मैगजीन फॉलो करी थी, उनकी पीटी 365 एंड उनकी मंथली मैगजीन इफ यू कैन कवर दैट विल बी सफिशिएंट। सही है। बाकी 11th और 12th की एनसीईआरटी, वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड, इसमें इकोनॉमिक्स में मैंने 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी है। ओके ओके, हाँ वो मृणाल सर का जो बताया है उससे वहां से कवर हो जाती चीजें, उसके बाद में फिर शायद वो डुप्लीकेसी होगा तो सही। और आई थिंक यूट्यूब पे जो तुम बता रहे हो शायद 2014 या 15 के वीडियोस हैं जो वहां पे अवेलेबल है, राइट, हिंदी और इंग्लिश में। हाँ
तो वो देख सकते हैं एस्पिरेंट्स। सही बात है। इकोनॉमिक्स में आपको सेट करना चाहेंगे मतलब भाई, इकोनॉमिक्स में क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, जो कि थोड़ा सा हाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर उस हिसाब से देखें तो। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको किसी भी कोई भी सोर्स आप फॉलो कर लेना, बट उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपको वहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आपको एड्रेस करना डिफिकल्ट जाएगा। सेकेंडली, मैंने खुद से एक ही सोर्स फॉलो किया था इकोनॉमी के लिए, वो है श्रीराम आईएएस की बुक। ठीक है, वो मुझे काफी ठीक लगी। और उसके बाद टू सम एक्सटेंट आई आल्सो यूज्ड वाजीराम येलो बुक्स। वाजीराम ने बहुत सारी येलो बुक दी थी, बट मैंने इकोनॉमी की यूज की है, बाकी कोई भी येलो बुक यूज नहीं की थी, तो वो भी ढंग की थी। ओके और इसी के साथ साथ पीवाईक्यूज ऑफ इकोनॉमी काफी हेल्प करेगा आपको। ये तीन चीजें थी मेरी साइड से ऐड करने लायक। ओके ओके, आई थिंक हाँ तुम दोनों ने अपने अपने सोर्सेज बता दिए। अब जो भी आपके लिए फिजिबल है आप शायद वो देख सकते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो मृणाल सर का है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाए। एक तीसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है करंट अफेयर्स का। बहुत सारा करंट अफेयर्स है, तो नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कि कौन सी कोचिंग करंट अफेयर फॉलो करे, कितना फॉलो करे, जितना करते हैं उतना ही कम है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या ये रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स काफी वास्ट है ना, नॉर्मली ये डाउट रहता है कि कौन सी कोचिंग का करंट अफेयर फॉलो करें। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या स्टडी होनी चाहिए स्पेसिफिकली, जो अभी 35 दिन बचे हैं बच्चों के लिए, तो उसके लिए। देखो यार, करंट अफेयर्स का इतना डायनामिक स्कोप है कि यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन का गेम नहीं है, इस पे मिस इंफॉर्मेशन और ज्यादा इंफॉर्मेशन का भी चैलेंज है। तो कोई एक सोर्स पर आप टिक रहे हैं और उसी को फॉलो करें। 8365 इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए यू कैन नॉट रिप्लेस न्यूज पेपर, तो उसी को फॉलो करो। ओके ओके, और कौशिक भाई आप बताओ इस बारे में कुछ और पहला बोलना भाई ने जो चाहेंगे। बोला वो सही है। इसके अलावा मैं तो यही कहूंगा कि दोज हु आर टारगेटिंग फॉर 2024 उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इधर उधर भागे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि करंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो बहुत डीप में पूछ सकता है, कितना ही पढ़ ले कोई फायदा नहीं है उसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल इग्नोर करके चले जाएं। 365 विजन का थोड़ा बढ़िया रिसर्च होती है तो वो आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी कोचिंग का, नॉट ओनली द विजन आई, कोई भी कोचिंग जो भी रेप्यूटेड है, 3 4 कोचिंग जो है उनका कोई भी कंसोलिडेटेड मटेरियल जो अवेलेबल है करंट अफेयर का वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो 2025 या 26 वाले टारगेट, आई हैव सीन वन ऑफ द कमेंट 2026 के लिए स्ट्रेटजी होता है, तो उनके लिए क्या है ना, डेली न्यूज़पेपर जरूरी है। नॉट ओनली कि हम एक दो न्यूज़पेपर जो हर कोई पढ़ रहा है वही पढ़े, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी अच्छा है और हिंदुस्तान टाइम्स भी अच्छा है, तो तीनों मेरे काफी दोस्तों ने फॉलो किए हैं और वो सेलेक्ट भी हुए हैं। तो कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट उसमें चीजें लगे ये अपने आपके ऊपर डिपेंड है, यू वांट टू मेक नोट्स और नोट। तो कुछ कुछ फैक्ट्स या फिर केस स्टडी कहाँ अपन मेंस में या कहीं इंटरव्यू में बोल सकें, तो वो हम एक जगह अपने कंसोलिडेटेड कर सकते हैं। तो यही सब सजेस्ट करना चाहूंगा। हाँ हाँ बोलो लखन भाई। और अगर किसी के पास करंट अफेयर्स के पढ़ने का टाइम नहीं था, या स्किप हो गया है किसी वे में और शॉर्ट वे में या शॉर्ट टाइम में कवर करना चाहता है, तो टारगेट यूपीएससी के फाउंडर है सुदर्शन लोढ़ा, तो वो ईयर लॉन्ग करंट अफेयर्स का एक सिंगल लार्ज वीडियो बना देते हैं 24 घंटे के आसपास का, तो इट कैन बी अ सोल्यूशन। लेकिन न्यूज़पेपर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते इन लॉन्गर टर्म। ओके ओके, यस यस यस, बिल्कुल उनका एक मैराथन वीडियो आता है शायद, है ना, 12 घंटे या इस तरीके से ना। हाँ जी, हाँ तो जी। बिल्कुल बिल्कुल सुदर्शन लोढ़ा सर का ना यूट्यूब पे। ओके, तो अगर किसी को इस बार के लिए अगर करंट अफेयर का देखना है तो वहां से देख सकते हैं, मतलब वो एक तरीके से स्टॉप गैप सॉल्यूशन है। बट फॉर लॉन्गर टर्म आई थिंक न्यूज़पेपर वाला जो बोला है दैट इज द ओनली। ठीक है, एक एक ऑब्वियसली एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि 35 दिन बचे हैं अभी, है ना, और अभी जो स्पेसिफिकली जो पहली बार दूसरी बार बच्चे दे रहे हैं प्रीलिम्स, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई करंट अफेयर ज्यादा पढ़े, स्टैटिक पे फोकस करें या फिर पेपर सोल्व करें। तो आप लोग बताइए उनके लिए कि अगले 35 दिन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की, अगर उसके बारे में बताना चाहूँ तो मेरा ये मानना था कि स्टैटिक्स ही प्रीलिम्स क्लियर करवा सकता है। इट इज द ओनली एरिया विच इज डिफाइंड इन द यूपीएससी सिलेबस। ठीक है, और स्टैटिक्स से मिनिमम 40 के आसपास तो क्वेश्चन बनने ही बनने, इवन इफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो यही है कि स्टैटिक्स के मोर रिवीजन करो, स्टैटिक के क्वेश्चंस को थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना, वहाँ पे मिस्टेक्स अवॉइड करना, एंड करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है, करंट अफेयर्स को साइड बाय साइड रिवाइज करना है, बट मोर फोकस शुड बी गिवन टू द स्टैटिक्स। ये मेरा मानना है। ओके, एंड कुशिंदर भाई आप। इसमें हम एक थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं, बेटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम एनालाइज करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उसमें हम मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि नियर अबाउट 15-20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द
पॉलिटी। तो हम ये इंश्योर करेंगे पॉलिटी के मैक्सिमम रिविजन हो जाएं, और शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो हम शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हमें स्किप नहीं करना है ये वाला सब्जेक्ट। ऐसे ही हम अगर पूरा हिस्ट्री का एनालाइज करें तो 15-20 क्वेश्चंस उसमें उससे भी आते हैं, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्स 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर ही उसका एक सॉल्यूशन है, तो वो भी हमें पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही इकोनॉमी से भी लगभग लगभग 10-15 क्वेश्चन आते हैं। और एनवायरमेंट along with geography it constitutes near about 15 to 20 क्वेश्चंस। तो ऐसे करके हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कौन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा इजी और टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस हिसाब से अपना खुद का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और जो भी हमने कंसोलिडेट नोट्स कर रखे हैं उनको हम अगर बार बार रिवीजन करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल रेदर देन डूइंग पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक्स, बिकॉज इतना टाइम अब नहीं बचा है कि हम कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करें। अगर करनी भी है तो ओनली दोज अंडरलाइन थिंग्स विच यू हैव डन ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकंड आइटरेशन, तो सिर्फ वो पढ़ सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं। दैट विल बी द की। ओके ओके, एक ये रहता है कि अभी टेस्ट पेपर कितना लगाया जाए, 35 दिन बचे हैं है ना, मई एंड तक लगाया जाए या फिर जून में भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप, कब तक है कि आप टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, मॉक पेपर्स? अगर टेस्ट पेपर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन यही है, हम क्यों लगा रहे हैं टेस्ट पेपर। तो उसके 3-4 बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट, हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम में, हम कितने टेस्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और हम उस हिसाब से हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। सेकंड, स्मार्ट गैस, कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, हमने कैसे उसको तुक्का मारा उसके ऊपर और कैसे वो सही हुआ। और तीसरा, हम ये टेस्ट करते हैं कि हाँ हमारे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा रिविजन अच्छा है। फोर्थ, कईयों का ये भी वो रहता है मोटिव कि टेस्ट से क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे यूपीएससी में, तो क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट 0% है, तो वो तो होता नहीं है। सेकंड थिंग, टेस्ट से रिवीजन करना, वो भी आई वोंट सजेस्ट, बिकॉज टेस्ट में आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और उनसे रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत ही लिमिटेड ही क्वेश्चन है उसके अंदर। तो रेदर देन डूइंग रिवीजन फ्रॉम देयर, हम जो भी हमारे पास नोट्स हैं उनसे करें ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड थिंग, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो वो तो हमें 2-3 टेस्ट लगाने के बाद पता लग जाता है कि इतने क्वेश्चन करने से हमारे इतने नंबर आ रहे हैं और हमें एटलीस्ट इतने नंबर तो लाने ही है। तो एंड फॉर दैट आई वुड एडवाइज अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें नहीं पता होता क्वेश्चन हमने जो सही किया उसकी एफिशिएंसी 100% है या नहीं। तो आई ऑलवेज ट्राइड 90+ में करके आऊँ हर बार, भले ही मेरे क्वेश्चन वो आए या ना आए, कुछ ना कुछ तिकड़म तिकड़म लगा के स्मार्ट गैस बोल लो या कुछ भी बोल लो उसको, कुछ कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स कुछ भी लगा के मतलब 90+ करके आने का मैं कोशिश करता था। एंड और कोई ऑप्शन और कोई या फिर मेरे को ज्यादा और लगता नहीं कि और कोई बेनिफिट टेस्ट सीरीज का होता है, लेकिन हमें अगले 35 दिन में कम से कम 3-4 टेस्ट लगा ही लगा लें। थोड़ा वो फियर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे बचने के लिए 3-4 टेस्ट लगा ही लेने से। सही है, एंड वन बिल्कुल। मोर थिंग, आई वोंट एडवाइज कि आप कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज लें। आजकल टेलीग्राम पे हर चीज अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग। कोई भी कोचिंग हो सबका मेटेरियल टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आप वो लें और अपना खुद से लगाएं टेस्ट। बिल्कुल 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 सही है। राठौड़ भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि नंबर ऑफ टेस्ट कितने लगाने हैं और कब तक कौन से वाले टेस्ट लगाने हैं, ये वाला जो सवाल था आपका, इसमें यह है कि आप जो टाइम पीरियड है इसमें सिर्फ फुल एंड टेस्ट ही लगाएं, ठीक है। और फुल एंड टेस्ट भी आपको एटलीस्ट मई एंड तक आप लगा सकते हैं। सेकेंडली, जून जब शुरू हो जाएगा तब कोई टेस्ट नहीं लगाना है आपको, बस यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो एंड ट्राई करो कि वो सॉल्व करे आप लास्ट के 1 वीक या 2 वीक में। तो वहां से आपको क्वेश्चन की जो पैटर्न होगी वो यूपीएससी के हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड रीड करेगा। एंड उसमें ये भी पता होता है कि हमारा हाई स्कोरिंग हो जाता है वहां पे, क्योंकि वी नो द आंसर्स ऑफ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि कोचिंग वाले भी उससे बाद में कवर कर लेते हैं, हम भी बाद में पढ़ लेते हैं, तो वहां पे स्कोर ज्यादा दिखने लगता है। तो वो हमें एक एडेड एडवांटेज भी दे देता है कि भाई हाँ, वी आर स्कोरिंग बेटर। तो ये एक चीज ऐड करना बिल्कुल चाहता था बस। सही बोल रहे, साइकोलॉजिकल एक पॉजिटिविटी अगर आती है किसी चीज से करने से, तो इसलिए पीवाई को लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल सही बात है। ये तो हो गया जीएस का बात है। अभी सीसेट को लेके बहुत ज्यादा फियर है, स्पेसिफिकली आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के बच्चों में, कि सीसेट को किस तरीके से टैकल करें, और स्पेसिफिकली लास्ट ईयर का जो पेपर था उसके हिसाब, उसके बाद तो और फियर हो गया। तो आप क्या एडवाइस करेंगे सीसेट का पेपर के लिए? एक तो नेक्स्ट 35 डेज में क्या करें, और प्लस पेपर अटेम्प्ट करने का कुछ पैटर्न होना चाहिए क्या? अगर होना चाहिए तो किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं? सी सेट में बस मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है कोई एक ही फील्ड पे फोकस कर रहा है, आइदर कंप्रहेंशन पे फोकस कर रहा है या फिर मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे फोकस कर रहा है। सी सेट में तब दिक्कत नहीं होगी इफ यू आर बैलेंसिंग बोथ, आप कंप्रहेंशन भी कर रहे हो, रीजनिंग मैथ्स एप्टीट्यूड भी कर रहे हो। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंडली, कंप्रहेंशन आपको 100% करना है, क्योंकि कंप्रहेंशन में स्कोरिंग अच्छे से हो जाती है। अगर आपने पीवाईक्यू पिछले 6-7 साल का अगर टेस्ट भी लगा लिए हो यूपीएससी के सीसेट के, तो आपका कंप्रहेंशन ढंग से हो जाएगा।
मेनी स्टूडेंट डू विदाउट रीडिंग डायरेक्टली क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर भी उन्हें सक्सेस आ रहा है। ठीक है, तो अबाउट मैथ्स क्वेश्चन पर्टिकुलरली आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, उसमें उनको पहचानना है कि उनका स्ट्रेंथ एरियाज क्या है। ऐसे तो नहीं है कि मैथ्स के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। यू डेफिनेटली देयर आर इजी पिक्स, जिसे हम लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करो और उन्हें एड्रेस करो। अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर 5-10 मिनट वेस्ट कर कर टाइम वेस्ट मत करना। इजी, जो दूसरा सवाल दिखेगा, तीसरा सवाल दिखेगा, कोई ना कोई तो सवाल मिलेगा ही मिलेगा जो इजी होगा, तो स्विच टू दैट, ये है अप्रोच। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, और दूसरा आप किसी एक में ही ज्यादा, एक एरिया में ज्यादा स्टक ना रहे, आपको दूसरे दूसरे एरिया में भी देखना पड़ेगा। कौशिंदर भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? लगभग लगभग सेम स्ट्रेटजी है। ओनली वन थिंग आई वांट टू ऐड कि भले ही आप आईआईटी से हो, आईआईएम से हो, इग्नोर नहीं मारना, क्योंकि लास्ट ईयर वन ऑफ माय फ्रेंड वाज फ्रॉम आईआईएम कलकत्ता, 99 परसेंटाइल था कैट में, सीसेट में अटक गया। इग्नोर नहीं मारना है, और कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन को लेके नहीं जाना कि मैं सिर्फ एग्जाम में जाऊंगा, सिर्फ मैथ मैथ ही करूंगा। हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है एग्जाम में। पिछली बार क्या हुआ, मैथ इतना हार्ड पूछ लिया, सब रह गए वहीं पे बैठे ही। तो जो ये सोचेगा कि मैथ्स और रीजनिंग करके आऊंगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन बिल्कुल इग्नोर मारूंगा, तो वो सीसेट में अटक गए। तो हमें नहीं पता इस बार का रीडिंग कंप्रीहेंशन इतना टफ आ जाए, वो हुए ना। तो करके तीनों जाने हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना एग्जाम में। पहले 5-7 क्वेश्चनों में पता लग जाएगा कौन सा सेक्शन हार्ड है, कौन सा सेक्शन इजी है। तो हम उसी तरह हम स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। हम ये लेके चलें कि एग्जाम में कुछ अनप्रेडिक्टेड हो सकता है, तो अपने आप को रेडी रखें और क्वेश्चन हर सेक्शन से देख लें एक बार, कौन सा सेक्शन इजी है, तो इस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी एग्जाम में चेंज कर लेते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है एकदम। ये तो लास्ट ईयर हुआ था, काफी बच्चों का सीसेट अटका था। ठीक है, अब ये तो कुछ रिकॉर्डेड क्वेश्चन थे। अब कुछ जो इस बार अभी जो लाइव बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन हैं पूछता हूँ वन बाय वन। एक तो ये क्वेश्चन आया था कि हाउ टू प्लान फॉर 2026 अटेम्प्ट टू इंश्योर सक्सेस। तो 2026 में अगर कोई अटेम्प्ट करने वाले हैं, पहला अटेम्प्ट अगर देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ 2-3 चीजें अगर आपको बतानी हो मेन में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? किस पे फोकस करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए? हैं। 2026 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट थिंग, आप हो सकता है आप कॉलेज में हो, तो आई वोंट सजेस्ट कि कॉलेज को इग्नोर मारें। कॉलेज जो डेज हैं वो हमें एंजॉय करने चाहिए। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं हो सकती, हमारे वीकेंड्स जो मिलते हैं या फिर डेली हम 1-2 घंटे निकाल लें तो वो करें। ऐसा नहीं कि कॉलेज बिल्कुल इग्नोर मार रहे हैं, क्योंकि प्लान भी कई बार हो जाता है हमारा, यूपीएससी में सिलेक्शन ही नहीं होता। प्लान भी हम कॉलेज में इग्नोर मारे हुए हैं, तो कॉलेज वाली नॉलेज जिंदगी भर साथ रहनी है, तो कॉलेज को इग्नोर नहीं मारना है। सेकंड थिंग, 2026 टारगेट कर रहे हैं, तो अभी ये नहीं है शॉर्ट नोट के पीछे भाग रहे हैं, हमें कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं। तो 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़े, और ब्लॉक बाय ब्लॉक रखना है। ब्रिक्स जो बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, तो ब्रिक बाय ब्रिक एडिशन करो, तभी घर बनता है। तो उसी हिसाब से पहले 6 to 12 की एनसीईआरटी करो, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स करो। उसके बाद में कोई भी वीडियो जो हमने सुनी है टेलीग्राम से, कोचिंग ली हो या नहीं ली हो, टेलीग्राम पे सारी वीडियो अवेलेबल है, तो टेलीग्राम पे जो भी कोचिंग का फॉलो किए उनके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाए हुए को रिवीजन करो, उसमें ऐड ऑन कर लो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, या फिर कहीं कोई हमें कुछ ऐसी चीजें लगी जो इंपॉर्टेंट लग रही है एग्जाम से के परस्पेक्टिव से, तो वो उसमें नोट्स में ऐड कर लो। नोट्स को बार बार रिवीजन करो, रिवीजन इज द की। तो यही सब करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। राठौड़ भाई कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं नहीं, अगर 2026 का अटेम्प्ट करना है तो खुद की एक स्ट्रेटेजी भी बना लो यार। मतलब आप, आपके पास खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से चलो। टारगेट आप छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करना, जो भी आप पढ़ने जाओगे। अगर बेसिक ही प्रिपेयर करना है आपको पहले 1 साल में, तो जब भी पढ़ना शुरू करो कोई भी एक सब्जेक्ट, तो छोटे छोटे टारगेट वाइज जाना, और उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद उस सेक्टर या उस थीम के ऊपर जो भी पीवाईक्यू पूछे है वो चेक करना। इसके पीछे इंटेंशन ये है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है या नहीं, ये चेक करना है। इन केस अगर आपके पीवाईक्यूज अटेंड करते वक्त गलती या मिस्टेक्स हो रही है, मैक्सिमम इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी में ये दिक्कत होती है, इनिशियली नहीं होता है, तो आपको वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और उसके ऊपर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। ये स्ट्रैटेजी कोचिंग अवॉइड करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है एकदम। तो कौशिंदर ने बताया कॉलेज के साथ अगर आप हो तो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और लखन भाई ने बताया कि आप कैसे अपना खुद का शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट रखो और उनको अचीव करो, और साथ में सारा आपको मटेरियल जो है वो अवेलेबल है टेलीग्राम पे ना, फ्रीली। तो बस आपको चेक करना है और वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि स्पेसिफिकली जो लास्ट ईयर जो अपने पीवाईक्यू, जो लास्ट ईयर 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली वाले जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आए थे, तो उनका प्रैक्टिस के लिए क्या करा जाए लास्ट वीक में? कुछ अलग से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, या फिर
तो उसके लिए कुछ बताओ, ये क्वेश्चन ये भी आया है। देखो यार, ये तो कम्प्लीटली बाउंसर है एक्चुअली देखा जाए तो। वो फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए भी सेम बाउंसर था और सिक्स अटेम्प्टर के लिए भी सेम बाउंसर था। तो बेसिकली यही है, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं वो सबकी डिफिकल्टी लेवल सबके लिए सेम होती है, तो उसमें जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है वही जीत जाता है। तो इसमें यही एक फंडा, अगर ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, अगर आपको क्लैरिटी है तो यू कैन गो विथ इट। अगर नहीं है तो फिर देन यू नीड टू थिंक ओवर इट कि भाई किसी इलिमिनेशन से या सबकॉन्शियस माइंड से कभी कभी हेल्पफुल हो जाता है। तो इसमें भी फिर अगेन बैक टू बेसिक्स है, जिसका बेसिक स्ट्रांग होगा वो उसको एज आ जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ कुशिंदर, कुछ ऐड करना चाहोगे? Whatever last sir suggested, same strategy. I will also suggest no addition in this. बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेसिफिकली बस इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट वन ओनली टू ओनली वो तो इस बार यूपीएससी ने डाला, बट जो स्टेटमेंट जो देती है उसमें जो वर्डिंग जो है वो यूपीएससी के पीवाईक्यू पैटर्न के ऊपर ही होगा, तो वहां से हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो वही यस। एक चीज है जो है लास्ट टाइम भी करी थी इनफैक्ट हम लोगों को, जब इस तरीके के फाइनल ऑप्शंस आ गए थे, तो जो स्टेटमेंट दे रखे थे उसमें गलती कहाँ करवाता यूपीएससी, बस उसी को फॉलो करके और फिर आंसर पे आई थिंक ड्राइव किए थे। तो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, क्योंकि यूपीएससी के पास कुछ सेट पैटर्न हो सकता है इस बार वो असेसमेंट रीजन पे ज्यादा फोकस कर दे, बट जिस तरीके की स्टेटमेंट जो देगी वो उसके पीवाईक्यू के बेसिस पे रहेगा। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप कैसे भी ऑप्शन दे वो आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, आई थिंक, जो कि यस। लास्ट टाइम भी हुआ, राइट। एक एक क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम विद 1 ईयर प्रिपरेशन, तो इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप, तो बताइए। पॉसिबल तो है और बहुत लोगों ने कर कर भी दिखाया है, लेकिन वो एक साल का प्रिपरेशन दिखता तो है पेपर पर, बट उनका प्रिपरेशन डिग्री से या ग्रेजुएशन से भी शुरू होता है, ये भी एक फैक्ट है। चलो ठीक है, अगर आपके पास राइट स्ट्रेटेजी है, गाइडेंस है एंड कैपेबिलिटीज है तो एक साल में आप डेफिनेटली कर सकते हो, इस पे कोई डाउट नहीं है। बट सेल्फ डाउट नहीं करना है कभी भी कि मेरा होगा या नहीं होगा, गो विथ कॉन्फिडेंस। और अगर आपके मेंस के नोट्स भी प्रिपेयर्ड है अलॉन्ग विथ प्रीलिम्स प्रिपरेशन, तभी आपका एक साल में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स निकल जाएगा लेकिन मेंस में फंस जाओगे। तो उस बेसिस पे आपका एक साल डिटरमाइन होता है, ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल। हाँ कुशिंदर। सेम ओपिनियन, मतलब पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि अचीवेबल है, किया भी है, ऐसा नहीं है कि किसी ने किया नहीं है। 1 ईयर में भी पॉसिबल है और 1 ईयर में हो भी जाता है अगर हम राइट अप्रोच राइट गाइडेंस से करें तो। बाकी नोट्स मेकिंग तो साथ साथ कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स निकल जाए तो मेंस में थोड़ा टाइम कम बचता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी या बीच से चेंज कर लो। तो अचीवेबल है, ऐसा नहीं है अचीवेबल नहीं है। ऑप्शनल पे थोड़ा काम करो, ऑप्शनल को रेडी कर लो, एक पेपर तो एटलीस्ट कर ही लो पहले से ही, प्रीलिम से पहले रेडी होना चाहिए। सेकंड पेपर में कुछ कुछ पार्ट्स भी रेडी रखो कि हो सकता है प्रीलिम्स निकल जाए तो फिर मैं कवर कर पाऊँ। जीएस 1 2 3 4 तो लगभग लगभग जीएस 1 2 3 तो प्रीलिम्स में लगभग लगभग इंटर मतलब क्या बोलते हैं उनका सेम सेम से है। जीएस 4 का थोड़ा सा कर लो, एथिक्स अलग है उसमें, तो 1 2 बार पहले रीडिंग कर लें प्रीलिम से पहले, तो बाद में फिर वो मैनेज हो जाता है। तो ऐसे करते करते मैनेजेबल तो है और लोग कर भी रहे हैं आजकल, तो बस अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं। बस हाँ बिल्कुल, बस इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कई बार हम ये सोच के आते हैं कि मैं एक साल में क्लियर कर लूंगा, और फिर कई बार जो चीजें अपने रास्ते में नहीं जाती तो रेस्टलेसनेस या अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ठीक है आप टारगेट रखिए कि आप एक साल में हो रहा है, या मैं एक साल में कर लूंगा, कर लूंगी, या 2 साल में कर लूंगी, बट कई बार क्या है कि चीजें जब अपने अकॉर्डिंग नहीं जाती है तो हिम्मत मत हारिए, ये मत सोचिए कि मेरा नहीं हो, मेरे से होगा ही नहीं, राइट। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि इस एग्जाम में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, बहुत सारे लेवल्स, आप कहाँ पे फंस जाए नहीं पता ना। तो इसीलिए आप अगर सही स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी भी इवोल्व करते जाएंगे टाइम के साथ में और अपडेटेड रहते जाएंगे, जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड बताया प्रीलिम्स में, ऐसे ही कुछ कुछ बाउंसर्स आ जाते हैं बीच बीच में, अगर आप उनको टैकल करना अगर उसी टाइम पे सीख लिए तो मेरे ख्याल से ये जर्नी आपके लिए स्मूथ रहेगी। और नहीं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कभी भी ये मत सोचिए कि अगर मैं एक साल का टारगेट लेके आया था, अगर 2 साल में नहीं हो रहा तो फिर नहीं, बस मेरे से तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है अपने आप को कॉन्फिडेंस देते रहना साथ में, ठीक है। तो आई थिंक यही है। तो यही सब क्वेश्चंस थे, बाकी अगर किसी कुछ क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने कमेंट में लिखे थे मैंने सब कवर कर लिए हैं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और है कि आप फटाफट से आप ये बता दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा एक सोर्स अगर आपको फॉलो करना हो तो कौन सा करें। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, ये 5 इंपॉर्टेंट है। तो सबके लिए आप अपना अपना एक एक सोर्स बता दीजिए, सो दैट एक क्लैरिटी आ जाए। हाँ, तो इसमें देखो पॉलिटी के लिए यम लक्ष्मीकांत अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है। सेकेंडली जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटीज आर अनडिस्प्यूटेड, मैं जो फॉलो करता था। थर्डली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई यूज टू फॉलो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, आई डिडंट फॉलो द स्पेक्ट्रम।
फिर इसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आई ऑलरेडी सेट श्रीराम आईएएस की क्लास बुक एंड येलो बुक्स ऑफ वाजी रामायण रवि। एंशियंट मेडावल के लिए नाउ आई एम यूजिंग लुसेंट, बट अर्लियर आई यूज टू रीड द ओल्ड एनसीईआरटीज। तो आपको जो प्रिफरेबल है उसके हिसाब से कर लेना। इन्वायरमेंट के लिए आई यूज टू डू शंकर आईएएस। साइंस ओके, एंड टेक्नोलॉजी ठीक है भाई। क्वेश्चन मोस्टली पीवाईक्यू एंड करंट के बेसिस पे हो जाते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। यस, 1 पॉइंट। कुशिंदर, तुमने हिस्ट्री का तो बता ही दिया है, अब बाकी के भी बता दो। मेरा और लखन भाई का हमने साथ में प्रिपरेशन करी, तो हमारा सोर्स भी लगभग लगभग सेम रहा है फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो फॉर द मेंस ऑल्सो। तो इसमें कुछ अलग से मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एक मरुनाल सर की वेबसाइट पे जाना, marunal.org। उन पे ईशानी पांड्या मैडम थी, अभी शी इज आईआरएस ऑफिसर। तो उनकी मैं स्लाइड्स उनसे रिवीजन करता था आर्ट एंड कल्चर के लिए। मैंने और कुछ सोर्स फॉलो नहीं किया, मैंने एनसीईआरटी भी नहीं करी, और कोई बुक आती है बहुत स्टैंडर्ड बुक आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो भी मैंने फॉलो नहीं करी। मैंने सिर्फ मैडम की स्लाइड्स पढ़ी थी। सिमिलरली फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो, रजत अनिल मैम है मरनवाल के ही वेबसाइट पर, उनकी भी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं। उनके लेक्चर भी हैं यूट्यूब पे, 2014 या 15 में उन्होंने लेक्चर लिए थे। दे आर स्टिल रेलिवेंट बोथ फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी। रजत अनिल मैडम, शी इज ऑल्सो आईआरएस ऑफिसर, दे बोथ आर फ्रॉम गुजरात में। तो उनका मैंने फॉलो किया था, उनकी स्लाइड से मैं रिवीजन किया था। बाकी सब जो लखन सर ने बताया वही मैंने सब फॉलो किए हैं, स्टैंडर्ड बुक्स एंड मटेरियल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही 1 पॉइंट सोर्सेज इन्होंने बताया। और एक क्वेश्चन और है कि आईआईटियंस का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, हम कैसे इंक्रीज करें अपना लेवल्स। तो देखिए, सब स्ट्रीम से लोग आ रहे हैं ना, आईआईटियंस, नॉन आईआईटियंस। इनफैक्ट आप ये बोलेंगे तो 20-25% ही आईआईटियंस होते हैं, बाकी तो आपके आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से जो होते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए आपके भी उतना ही चांस है, क्योंकि एग्जाम जो है ये इट इज अ ग्रेट लेवलर, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी एक स्ट्रीम वाले को एडवांटेज देता है, किसी दूसरे वाले को नहीं देता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रेपरेशन करेंगे, तो अगर अच्छी राइट स्टडी के साथ करेंगे तो आपका भी उतना ही चांस है जितना एक आईआईटीएन का है या एनआईटीएन का है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसी के साथ आई थिंक हमने सब क्वेश्चंस ले लिए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक कुशिंदर भाई और लखन भाई, जिन्होंने अपना टाइम निकाला एंड अपना विजडम दिया, जो शेयर किया स्टूडेंट्स के साथ में। सो एक आई क्लोजिंग थिंक। कमेंट है हाँ, रिगार्डिंग प्रीवियस बिल्कुल क्वेश्चन की। एट बिल्कुल। एनी स्टेज ऑफ यूपीएससी किसी को भी कोई प्री कंसीव नोशन नहीं रखना है अपने माइंड में। अब जो आपने कहा कि आईटीएंस को एज होता है, इसे बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट अ फैक्ट। दिखता होगा आपको ऑन द फेस ऑफ इट, बट अगर आप 1016 स्टूडेंट्स का भी एनालिसिस करते हो तो यू कैन रेयरली फाइंड अराउंड 20% ओनली। तो बाकी के भी कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस थ्री हैव विलेज बैकग्राउंड, और ऐसा नहीं कि काफी हाई स्कोरिंग या अच्छे कॉलेजेस से हुआ है। एनआईटी भी तो ठीक है, बट आईआईटीएन तो कोई नहीं था। आई थिंक संजय भाई का आईआईटी था, लेकिन हम दोनों का नहीं था। मेरा तो पूरा ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से मेरा एक कॉलेज है, वहां से हुआ है। तो ऐसे कुछ नहीं होता, बट सेल्फ डाउट और प्री कंसीव नोशन को दूर रख कर ही पढ़े। और ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स, यही कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुशिंदर भाई कुछ लास्ट वर्ड्स। सेम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिस ईयर फोर्थ रैंकर जो है सिद्धार्थ राम कुमार, ही इज माय क्लोज फ्रेंड, और ना ही वो आईआईटीएन से है ना ही वो इंजीनियरिंग वाले, ही इज फ्रॉम आर्किटेक्चर। फोर्थ रैंक है, तो ये तो क्लासिक एग्जांपल है। और भी काफी दोस्त ऐसे हैं जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, ना ही वो डीयू से है, वो हमारे लोकल कॉलेज से पढ़े हैं, वो भी राजस्थान के कॉलेज से पढ़े हैं। तो कहीं भी नहीं लिखा, ना यूपीएससी पूछता है कि आप आईआईटीएन है तो ही सिलेक्शन करेंगे। अगर वो सिर्फ यही चाहता है कि आईआईटीएन ही आए, तो अदर जो भी ब्रांचेस हैं, अदर कोई भी सब्जेक्ट है, तो उनको अलाउ ही नहीं करते। दे ऑल्सो डोंट वांट, दे ऑल्सो प्रीफर डाइवर्सिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पीवाईक्यू जरूर कर लेना, क्योंकि पीवाईक्यू डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। आप कितने टेस्ट लगा लो कोचिंगों के, वो रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, लेकिन पीवाईक्यू की प्रोबेबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन कोई ना कोई हिंट मिल जाती है। पीवाईक्यू जरूर कर लेना, बोथ फॉर प्रीलिम्स और बोथ फॉर द मेंस। तो यही लास्ट है मेरी तरफ से तो। एंड थैंक्स टू संजय भाई, लखन भाई, टू कंडक्ट फॉर कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ सेशन व्हिच इज हेल्पिंग फ्यूचर एस्पायरेंट्स। थैंक यू कुशिंदर जी। संजय, एक रेशियो का भी एक है, वो अगेन वो रिपीट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 2026 में उन्हें देना है। तो ये कुशिंदर जी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्वेश्चन, ऊपर रोहित ने पूछा था। तो संजय जी 1 मिनट में आप दोबारा अगर रिपीट कर पाए तो बेहतर होगा, शायद आई उन्होंने लेट थिंक ज्वाइन किया। 2020, हाँ 2026 के लिए देखिए, अभी 2 साल आपके पास में। तो अगर कॉलेज में जैसे ना, तो आप वही जैसे क्वेश्चन में बताया कि आप कंप्लीटली कॉलेज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप कॉलेज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपका सीवी बनेगा। एंड एट द सेम टाइम आप थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीकेंड्स पे टाइम वेस्ट ना करके आप अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आपको सोर्सेज के लिए टेलीग्राम पे बहुत सारे सोर्सेज जो भी आपको चाहिए सारे अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हैं।
और आपको एक सेल्फ रिस्ट्रेंट दिखाना होगा, एक डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज में नॉर्मली होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज भी चलती है, ठीक है। अगर आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं और उसके बाद में अगर खुद से कर रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का, जैसे सोर्सेज हमने मेंशन किया है, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री का एक हो गया, ऐसे हर सब्जेक्ट का वो एक सोर्सेज लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में आप टेस्ट पेपर्स लगाइए और पीवाई का एनालिसिस कीजिए। तो ऐसे अगर आप सीक्वेंस वाइज करेंगे तो आपका चीजें कवर हो जाएंगे। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर्स आप कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके पास 2 साल है, न्यूज़पेपर का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उससे क्या होगा, आपका एक अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड लेवल का होगा। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आई थिंक आप यू आर गुड टू गो। ठीक है रसिक, तो ठीक है फिर। तो आई थिंक हाँ, ये हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए और होपफुली ये सेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा एस्पिरेंट्स के लिए। एक्चुअली एक साथ तीन तीन रैंक होल्डर को लाने से यही फायदा होता है कि हर पर्सपेक्टिव से अपने को गाइडेंस मिल जाती है ना। तो इसके अलावा हमारा एक और सेकंड इनिशिएटिव है क्विज वाला, जो डेली 5 क्वेश्चन हम डालते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करें। ये रैंक होल्डर ही बनाते हैं, यूपीएससी पैटर्न पे ही है, और इस बहाने आपका काफ़ी टॉपिक कवर भी हो जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज का सेशन। एंड थैंक यू टू ऑल यू थ्री ऑल्सो अगेन, कौशिंदर, राठौर जी एंड संजय जी। आपने अपना कीमती टाइम दिया इतनी रात में आके, आप बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू कौशिक भाई और राठौर। Thanks, thanks, thanks बाय। everyone. Welcome, bye. बाय Good बाय night. एवरीवन, गुड नाइट।